अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ओमान, वीज़ा, रेंट, ग्रोसरी और यूटिलिटी बिल्स वगैरह एवरीथिंग। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक लॉन्ग ड्राइव पर। गाड़ी ड्राइव तो मेरे हस्बैंड ही करेंगे, बस मैं आपको ओमान के नज़ारे भी दिखाऊंगी और साथ में आपको बताऊंगी। वीज़ा 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 विज़िट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और नंबर 4 पर आती है आज़ाद वीज़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा की। विज़िट वीज़ा भी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है एक्सप्रेस वीज़ा। ये 21 डेज़ की आपको मिलती है और इसमें एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं होता। ये एक्सटेंडेबल नहीं होती, आपको आपकी कंट्री में वापस जाना ही पड़ेगा 21 डेज़ के बाद। नेक्स्ट होती है विज़िट स्पॉन्सर वीज़ा, यानी कि कोई यहाँ पर 2 इयर्स की वीज़ा पर ओमान के अंदर है और वो आपको स्पॉन्सर करे। वो भी अपनी फैमिली को ही स्पॉन्सर कर सकता है, जिसमें पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स वगैरह आते हैं। नंबर 3 पर आती है विज़िट अनस्पॉन्सर वीज़ा। इसमें आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी कंट्री में रहकर भी इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अदर कंट्री के लिए कभी वीज़ा अप्लाई करते हैं, उम्रा के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वैसे ही आप ओमान की वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन तीनों वीज़ा की जो पेमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपको ये वीज़ा 30 से 35 रियाल के अंदर मिल जाती है, यानी कि आपको 5 से 7,000 रुपीज़ के अंडर, इंडियन रुपीज़ के अंडर आपको ये वीज़ा इजीली मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे बिज़नेस वीज़ा के बारे में, क्योंकि आजकल ओमान के अंदर बिज़नेस वीज़ा बहुत हाइक पर है, क्योंकि ओमान खुद बिज़नेस वीज़ा को प्रमोट कर रहा है। लोगों को मतलब अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे रहा है कि आप यहाँ आएँ और बिज़नेस करें। इससे पहले क्या होता था कि आपको अगर ओमान के अंदर कोई शॉप ओपन करनी है, कोई रेस्टोरेंट, होटल या फिर कोई कंपनी बनानी है, तो आपको एक ओमानी अरबाब, जिसे कफ़ील, अरबाब और ये समझ लें कि आप एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती थी, ताकि आप अपनी कंपनी या शॉप उसके नाम पर ओपन कर सकें। अगर वो चाहता तो आपकी कंपनी और आपकी जो शॉप होती थी ना, जब चाहे आपसे वो छीन सकता था, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स, हर एक चीज़ उस कफ़ील के नाम पर होती थी। तो लेकिन अब ओमान ने क्या कर दिया, अब ओमान ने आपको खुद बिज़नेस वीज़ा देनी स्टार्ट कर दी हैं। आप यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर आकर यहाँ बात कर सकते हैं अपने बिज़नेस को लेकर और अपना बिज़नेस यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ओमान खुद आपको बिज़नेस वीज़ा देने के लिए बहुत सारी सहूलियतें देता है। हमारी तीसरी वीज़ा, जिसे हम कहते हैं फैमिली जॉइनिंग वीज़ा या फिर फैमिली वीज़ा। अगर आप यहाँ किसी भी कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को बहुत इजीली यहाँ पर बुला सकते हैं, उन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं फैमिली वीज़ा पर। जैसे कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर आप उन्हें इजीली यहाँ पर बुला सकते हैं। तो इसको कहते हैं फैमिली जॉइनिंग या फिर फैमिली वीज़ा, जो बहुत इजी होती है, आपको आसानी से मिल जाती है। अब हमारी आती है 4 टाइप ऑफ वीज़ा, लास्ट एंड फाइनल, जिसे हम कहते हैं आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा कोई ऑफिशियली और लीगल वीज़ा नहीं है, ये एक इलीगल वीज़ा है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप आज़ाद वीज़ा पर आएँ। बेसिकली आज़ाद वीज़ा क्या होता है, जैसे कि किसी की कंपनी या फिर किसी की शॉप पर एक्स्ट्रा वीज़ा है और उन्हें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिकली आज़ाद वीज़ा को सेल कर देते हैं, अपनी वीज़ा को सेल कर देते हैं। आज़ाद वीज़ा कोई होती ही नहीं है। जैसे किसी की टेलर की शॉप है या फिर किसी की कोई कंपनी है, उनके पास एक्स्ट्रा वीज़ा है, वो आपको डबल ट्रिपल रेट्स पे अपनी वीज़ा को सेल कर देते हैं। और जब आप ओमान के अंदर आते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप आज़ाद हो, बस आपको मंथली हमें गफ़ालत यानी कि हमें कमीशन पे करनी है आपको यहाँ रहने की, जो आपको अपने अरबाब को देनी होती है, जो कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, शायद वो 15 रियाल होती है, कई 20 रियाल भी लेते हैं। इस तरीके की कोई कमीशन होती है जो आपको एवरी मंथ आप अपने ओनर को देनी पड़ेगी, जिसने आपको वीज़ा स्पॉन्सर किया है, जिसने आपको आज़ाद वीज़ा दी है। ये बिल्कुल इलीगल है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर की जॉब की वीज़ा है और आप मज़दूरी कर रहे हैं या फिर टेलर का काम कर रहे हैं या फिर आप गार्डनिंग कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको आपकी कंट्री में वापस भेज देगी, चाहे आपने वो वीज़ा 3 लाख में लिया हो या फिर 10 लाख में।
अगर आप नॉर्मल किसी ऑफिशियल वीज़ा पर आते हैं ना, आप आज़ाद वीज़ा पे बिल्कुल भी ना आएँ। अगर आप प्लम्बर का काम जानते हैं तो आप प्लम्बर की ही वीज़ा लेकर आएँ, आपको कम कॉस्ट की पड़ेगी और उसमें आपको कोई डर भी नहीं होगा इस कंट्री में रहने के लिए, क्योंकि ओमान के अंदर बहुत सख्त रूल हैं। अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी यहाँ से ज़्यादा सुकून वाली कहीं नहीं हो सकती। जो लोग यहाँ रूल फॉलो करते हैं उनकी लाइफ बहुत पुरसुकून होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा पीस है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्राइम बिल्कुल ज़ीरो है और पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 पीस ऑफ कंट्री में 7 नंबर है ओमान का, और पूरे सऊदी अरब में फर्स्ट नंबर पे है ओमान पीस के मामले में, चैन और सुकून के मामले में। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे रेंट या फिर हाउस रेंट या फिर अपार्टमेंट का जो रेंट है वो कितना होगा। रेंट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर आप बात करें सिटी सेंटर की, यानी कि बिल्कुल सेंटर में जो सिटीज़ आती हैं मस्कत के एरिया वाली, जैसे अल ख्वैर, अज़ैबा, खुर्म, बुशार, इस तरीके की, तो यहाँ पर आपको 1 BHK का जो प्राइस है ना रेंट का वो मिलेगा 150 के आसपास स्टार्टिंग में। ठीक है, ये 180 200 भी हो सकता है। 2 BHK आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 250 रियाल से स्टार्ट हो जाएगा, और 3 BHK आपको 350 से ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेन सिटी है मस्कत के अंदर, और यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप थोड़ा सा साइड वाले एरिया की बात करें जिसमें रुई, मथरा, सीब, माबेला, इस तरीके के एरिया आ जाते हैं, यहाँ पर आपको 1 BHK मिल जाएगा 80 रियाल से 100 रियाल के बीच में। 2 BHK 120 से 200 के बीच में इजीली आपको मिल जाएगा, और 3 BHK आप इसी तरीके से हिसाब लगा लें कि इस 200 से ऊपर ही आपको 3 BHK मिलेगा। और रेंट यहाँ की बिल्डिंग्स की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आपकी बिल्डिंग कोई पुरानी है तो आपका रेंट इससे थोड़ा सा कम या फिर जितना मैंने बताया इतना हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई न्यू बिल्डिंग बना कर दे रहा है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो फिर उसका कॉस्ट, रेंट का जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ भी सकती है। अब बात करते हैं यूटिलिटी बिल की। यूटिलिटी बिल्स में आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल। यहाँ पर आपको पानी और बिजली का बिल देना पड़ेगा। ठीक है, अराउंड ये अगर आप 2 मेंबर हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और 1 AC आपका यूज़ होता है एक रूम में नाइट में, और थोड़ा बहुत लिविंग रूम में आपका AC जो है यूज़ हो रहा है दिन में, तो आपका 15 से 20 रियाल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। और वाटर का बिल आपका 5 रियाल भी आ सकता है और 10 रियाल भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं। बिजली और पानी आप अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो आपका ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर गैस आपको 3.5 ओमानी रियाल में एक बड़ा वाला सिलेंडर मिल जाता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे के साथ सर्वाइव कर रहे हैं ओमान के अंदर, तो ये आराम से आपका ना 3.5 मंथ्स तक चल सकता है, 2 मंथ्स भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके घर में गेस्ट वगैरह आए या नहीं आए, आपने कितना यूज़ किया। कॉस्ट ऑफ ग्रोसरी यहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ और एक साथ में अगर बच्चा है तो 100 रियाल के आसपास आ जाता है। आप 80 रियाल्स के अंदर भी सब कुछ कर सकते हैं, और 20 रियाल्स आप वो रख लें कि बीच में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो, यानी कि 100 रियाल में आपका प्रॉपर अच्छे से गुजारा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी हस्बैंड और वाइफ और हमारा एक छोटा सा बच्चा है, तो हमारा 100 रियाल में सब कुछ हो जाता है, दूध वगैरह मिलाकर। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा।